गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बैच है। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 यानी यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर। 2 चैप्टर थे यूनिट 3 में, ठीक है। तो जितने दिन है उतने दिन वीडियो भी नहीं देखा तुम लोगों ने। कहाँ देखा? व्यूज़ तो उसमें दिखते नहीं हमें। थ्योरी से ज़्यादा ज़रूरी प्रॉब्लम्स देखना है बेटा। थ्योरी तो वही कॉपी पे लिखी है, वही हम पढ़ा रहे हैं, वही पहले वाले वीडियो में है, ठीक है। थ्योरी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ज़रूरी हैं, और प्रॉब्लम्स हम लाइन से बता रहे हैं। जितने पिछले वीडियोस हैं सब में हमने प्रॉब्लम्स कैसी बताई हैं? लाइन से, हाँ, एक एक सारी लाइन से। मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड मैग्नेटिज्म, लेक्चर 1। 2 लेक्चर में हो जाएगा आजकल। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स which have any type of, नोट करते चलें, the materials which have any type of magnetic property are called magnetic materials. The materials which have any type of magnetic property are called magnetic materials, ठीक है। Magnetic materials are of 3 types. कौन कौन सी होती हैं? डायामैग्नेटिक, पहले डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। यहां तक हो गया? साथ में करते चलो। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये जो रिवीजन की कॉपी बनाई है आप इसी से पढ़ो, यही सफिशिएंट है, क्योंकि सारे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। बस जो सिलेबस के बाहर वाले हैं वो नहीं बता रहे हैं। मेन बैच में जब पढ़ाया जाता है तो कई एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती हैं। रिवीजन बैच में केवल स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस, प्लस नंबर ऑफ चैप्टर्स भी कम है क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, the materials which slightly magnetized opposite to the direction of, slightly magnetized opposite to the direction of external magnetic field.
external magnetic field. And feebly का मतलब हल्का सा, repelled when placed to very close. Placed very close to a strong magnetic pole. Are called diamagnetic substances. The materials which slightly magnetized opposite to the direction of external magnetic field and feebly repelled when placed very close to a strong magnetic pole. ठीक है? feebly कह दो, slightly कह दो, weakly कह दो. अब ये जो देखिए, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब हम इसमें रखेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो ये कहाँ मैग्नेटाइज होगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में. मतलब समझे, इसमें जो मैग्नेटाइज होना का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होना. नहीं समझे? जब हम कहते हैं ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो गई? प्रोड्यूस हो गई. यानी उसके अंदर एम प्रोड्यूस हो गया. एम क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. समझ गए? तो जब किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वो मटेरियल क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया. समझे? कैसे पता चलता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो गई? यानी उसके अंदर एम प्रोड्यूस हो जाता है. क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एम. ठीक है? तो इसमें जो एम प्रोड्यूस होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, ये तो लिखा है, द मटीरियल विच स्लाइटली वाला हल्का सा प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटाइज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है? तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज होता है. और जब हम इसे किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास ले जाते हैं, मैग्नेटिक पोल के पास, तो ये स्लाइटली क्या होता है? रेपल होता है. यानी यहां पे नॉर्थ के सामने कौन सा पोल प्रोड्यूस हो जाएगा? नॉर्थ. यानी ये इसको मैग्नेट बना देता है, लेकिन अपोजिट. समझ गए? जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट. इसका किधर होगा? टुवर्ड्स राइट. नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, तो अगर कोई पूछे ये जो बड़ा वाला मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो क्या कहेंगे? टुवर्ड्स लेफ्ट. और उसका किधर होगा? टुवर्ड्स राइट. और नॉर्थ पोल के बीच क्या काम करता है? रिपल्सन फोर्स. तभी तो रिपल करता है. यानी इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो मैग्नेट के जस्ट अपोजिट. कैसी प्रॉपर्टी होती है? मैग्नेट की जस्ट अपोजिट. ठीक है? अभी नहीं समझे? तो ये मैग्नेटाइज हो गया, यानी ये भी मैग्नेट बन गया, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट. ठीक है? तो ये इसको रेपल करेगा. एग्जाम्पल्स कैसे ध्यान रखते हैं? कॉइनेज मेटल्स जिनसे कॉइन बनते थे. ठीक है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर. आजकल किससे बनते हैं? स्टेनलेस स्टील. समझ गए? पहले उसका जिंक से बनते थे, फिर आजकल किससे बनते हैं? स्टील से. ठीक है? आगे चल के प्लास्टिक से बनेंगे. ठीक है? नहीं हुआ जो हाँ टोकन टाइप की, बस वही. ठीक भाई, जब स्टील भी महंगा पड़ने लगेगा तो फिर किससे बनाएंगे? प्लास्टिक से. AU, AG, CU, जिंक, बिस्मथ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर, साल्ट, एटसेट्रा.
ध्यान रखना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन इसमें है, लेकिन ऑक्सीजन किस में है? पैरा में। समझ गए? तो हमने सॉलिड भी लिख दिया, गैसेस भी लिख दी, लिक्विड भी लिख दिया। ठीक, अगर प्रॉपर्टीज देखें, साथ ही साथ नोट करते चलें। तो प्रॉपर्टीज, यहां तक पहुंच गए? लिखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। If a light weighted rod of diamagnetic substance is freely suspended between two magnetic poles, then the axis of rod becomes perpendicular. The axis of rod becomes perpendicular to the direction of external magnetic field. To the direction of magnetic field लिखो, between the poles. To the direction of magnetic field between the poles. सुनिए, तो जैसे एक नॉर्थ पोल ये हो गया और ये साउथ पोल, दो अलग अलग मैग्नेट ले लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ से साउथ, ऐसे हो जाएगी। नहीं समझे? और जब इनके बीच हम क्या रखेंगे? सॉफ्ट ने डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की लाइट वेटेड रॉड, बहुत हैवी वेट नहीं होनी चाहिए, लाइट वेटेड। ठीक है, तो जब उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे, ऐसे धागे से बांध के जब सस्पेंड करेंगे तो वो घूम करके ऐसे हो जाएगी। क्यों ऐसे हो जाती है? क्योंकि नॉर्थ के सामने कौन सा पोल आता है? नॉर्थ, और साउथ के सामने साउथ। तो इधर से वो पुश करेगा नॉर्थ पोल, उधर से कौन पुश करेगा? साउथ पोल। और हल्का सा डिस्टर्ब हुई 0.1 डिग्री भी, तो तुरंत क्या बन जाएगा? फोर्स कपल, वो घुमा के ऐसे कर देगा। समझ गए? पैरा में ऐसा नहीं होता है। पैरा में क्यों नहीं होता है? क्योंकि पैरा में नॉर्थ के सामने क्या प्रोड्यूस होता है? साउथ, और साउथ के सामने क्या प्रोड्यूस होता है? नॉर्थ। तो वहाँ पे अगर ऐसे कर दोगे तो भी वो खींच लेगा अपनी तरफ। यहाँ पे क्या करेगा? पुश करेगा। वहाँ पे क्या करेगा? पुल करेगा। तो तुम अगर ऐसे घुमा भी दोगे तो वो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ये इधर खींचेगा, वो उधर खींचेगा। ठीक है, तो लाइट वेटेड रॉड को अगर हम दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच फ्रीली सस्पेंड करें तो रॉड की जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे हो जाती है? परपेंडिकुलर। क्योंकि नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनता है, साउथ के सामने साउथ बनता है। ठीक है, दूसरा डायग्राम बना लो। दो ही टर्न का चैप्टर है ये, सेकंड। अगर हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें, कहाँ रखें? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये किधर अट्रैक्ट होता है? जिधर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। मैग्नेट की जो भी प्रॉपर्टी हैं ये उसका अपोजिट बिहेव करता है। समझ गए? मैग्नेट किधर अट्रैक्ट होता है? स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये किधर अट्रैक्ट होगा? वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, जैसे हम लोग दो मैग्नेटिक पोल्स ऐसे ले लें पास पास, चलो पहले दूर दूर ले लो। ये तो पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा होता है? पोल के पास कि पोल से दूर? पोल के पास। ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पोल पे। जैसे हम पोल से दूर जाते हैं, चाहे इधर जाएँ चाहे इधर जाएँ, कम होता जाता है। समझ गए? पोल पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा। नहीं समझे? ये जरूरी नहीं कि आप यहीं जाओ, आप उधर भी जाओगे
तो भी कम होता जाएगा। किसी मैग्नेट में सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड बीच में होता है, ठीक है, नहीं समझे, क्योंकि बीच के बाद उधर जाओगे तो उसका वाला पोल चालू हो जाएगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने ये वेसल रख दिया। अब अगर कोई पूछे आपसे कि वेसल में किनारे किनारे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा कि बीच में ज़्यादा होगा, नहीं, किनारे किनारे, किनारे किनारे पोल्स हैं, जहाँ पोल्स होंगे वह क्या, नहीं हम मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, मटेरियल नहीं पूछ रहे हैं। हमने क्या पूछा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ पे पोल्स हैं, नहीं समझे, जहाँ पे पोल होते हैं वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है। और ये किधर अट्रैक्ट होते हैं, जिधर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेसल के बीच में कम होगा, नहीं समझ आ रहा, अरे किनारे किनारे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज़्यादा, क्योंकि किनारे किनारे क्या है, पोल्स, ठीक है। तो वेसल के अगर साइड में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है बाउंड्री पे, तो बीच में क्या होगा, कम। तो ये मटेरियल किधर अट्रैक्ट होगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड कम है। यानी अगर कोई लिक्विड ले लें या सॉलिड को हम उसमें कन्वर्ट कर दें पाउडर के फॉर्म में, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बीच में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि बीच में मैग्नेटिक फील्ड कम है। और किनारे किनारे कम क्यों है, क्योंकि किनारे किनारे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि पोल्स हैं, जहाँ पे पोल्स होते हैं वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, समझ गए। इसी को अगर हम ऐसे रख देते, नीचे बना दें, ऐसे रख दें, सपोज ये वेसल है। अब ये वेसल हो गया, तो वेसल के बीच में अब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, साइड में कम होगा, क्योंकि बीच में पोल्स हैं, ठीक है। तो ये किधर अट्रैक्ट होता है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, नहीं समझ आ रहा है। तो ऐसे हो जाएगा ये। तो बीच में ये मटेरियल कम क्यों है, हाँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। यहां तक कोई दिक्कत, कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतना फर्क नहीं पड़ता, वो समझाने के लिए बताया जाता है, केवल इतना हल्का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिख लो, इफ, सेकेंड पॉइंट लिखो, इफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस is placed in a non-uniform magnetic field, in a non-uniform magnetic field, then it attracts towards weaker magnetic field. It attracts towards weaker magnetic field. किधर अट्रैक्ट होता है ये, वीकर मैग्नेटिक फील्ड के, समझ गए ना। थर्ड, डायग्राम बना लिया। ग्लास की अगर यूट्यूब ले लें, क्या ले लें, ग्लास की यूट्यूब, और उसमें इसके लिक्विड को भर दें, जैसे वाटर भर दें या नाइट्रोजन हाइड्रोजन को लिक्विफाई करके भर दें। अरे गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, या मेटल का सॉल्यूशन ले लें, ठीक है। तो ग्लास का एक यूट्यूब ले लें, और इसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिक्विड को भर दें, और उसके एक आर्म में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएं।
ध्यान रखना, ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को तभी शो करता है जब कैसा मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, डाई और पैरा दोनों स्ट्रॉन्ग में ही शो करते हैं। फेरो तो गया स्ट्रॉन्ग में भी शो करता है, वीक में भी शो करता है। तो जैसे हमने यहां पे लगा दिया स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से डरता है, तो ये जिस आर्म में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उसमें नीचे चला जाएगा और दूसरे वाले में ऊपर उठ जाएगा। हेलो, हाँ हाँ, क्यों, क्या दिक्कत? पढ़ा, हाँ पढ़ा रहे हैं क्लास में। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, तो एक लाइन लिख लो उसमें, व्हेन अ लिक्विड इज फिल्ड in a glass U-tube, in a glass U-tube, and a strong magnetic field is applied at one arm of the U-tube, one arm of the U-tube, then the level of liquid depresses in that arm. क्या लिखो? डिप्रेसेस डाउन लिखो, डिप्रेसेस डाउन इन दैट आर्म। ठीक है, अगर हम बात करें पैरा की, हाँ, तो जस्ट अपोजिट। ठीक है, स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ, वहां अपोजिट था, यहां पे था इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड, एंड फीबली अट्रैक्टेड। वहां था रेपल्ड, यहां क्या है? अट्रैक्टेड, व्हेन प्लेस्ड वेरी क्लोज टू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल। ठीक है, जस्ट अपोजिट, प्रॉपर्टीज भी जस्ट अपोजिट। नॉर्थ के सामने यहां पे कौन सा पोल बनता है? साउथ। एग्जाम्पल्स, अलना पटमन। कैसे ध्यान रखते हैं? अलना पटमन। इसके अलावा ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड एटसेट्रा। प्रॉपर्टीज लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपोजिट है। डायग्राम भले बना लो, जस्ट अपोजिट। यानी जब इसमें हम लाइट वेटेड रॉड को सस्पेंड करेंगे पैरामैग्नेटिक की, तो वो कैसे बनी रहेगी? पैरेलल। क्यों पैरेलल बनी रहेगी? क्योंकि नॉर्थ के सामने कौन सा पोल आता है? साउथ, और साउथ के सामने नॉर्थ। पता है ना ये चीज? अगर हम इसको डिस्टर्ब कर भी देंगे थोड़ा सा, तो ये वापस आ जाती है। और यहां पे एक मटेरियल किधर अट्रैक्ट होता है? जहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। और इसमें यूट्यूब में जिधर हम लगाएंगे उधर लेवल क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में केवल डायग्राम बना लें आप, लिखना जस्ट अपोजिट है। अब फेरो,
तो जो डेफिनेशन पैरा की है वही डेफिनेशन किसकी है, फेरो की। बस वो था फीबली और ये कैसे है, स्ट्रांगली। द मटेरियल विच strongly magnetized in the direction of external magnet and strongly attracted when placed very close to a strong magnetic pole. डायग्राम भी वही सेम। एग्जाम्पल्स, फिकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, और उसके बाद Fe3O4, ये नेचुरल मैग्नेट है जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं। बस यही 4 एग्जाम्पल हैं, उसमें तो बहुत सारे और भी हैं लेकिन इसमें यही 4 हैं। प्रॉपर्टीज सेम है, बस एक लाइन इसमें लिखनी है, द प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, बस ये उनको स्ट्रांगली शो करता है, मोर इंटेंसली। नहीं, स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, दोनों स्ट्रांग में तो बहुत तेज शो करेगा ये। स्ट्रांग और वीक दोनों में शो करता है तो। देखें, एक लाइन उसमें लिख लो प्रॉपर्टीज में, केवल प्रॉपर्टीज में, द प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर सेम, द प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, as the properties of paramagnetic substances. Full stop. Ferromagnetic substances show these properties much more intensely in compared to paramagnetic substances. मतलब समझे, प्रॉपर्टीज दोनों की क्या है, सेम है। बस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है, उन्हीं प्रॉपर्टीज को बहुत इंटेंसली यानी स्ट्रांगली शो करता है। किसके कंपेयर में, पैरा के। अब भी नहीं समझे? तो इन तीनों का एक्सप्लेनेशन जब भी ये पूछा जाता है तो या तो प्रॉपर्टी साथ में पूछी जाएंगी या फिर इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, किस लैंग्वेज में पूछा जाता है क्वेश्चन करें उसके। ठीक है, थ्योरी से उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना फ़ायदा प्रॉब्लम से होता है। 10 मिनट रुक जाओ, बस 10 मिनट छोड़ना, हमें भी बड़ा जाना है। ठीक है, अब काहे की कोचिंग बची? तो अभी तक कोचिंग पढ़ रहे हो, फिजिक्स की बात अलग है। एटॉमिक मॉडल ऑफ, बस 5 मिनट, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। तो कल की टाइमिंग हम उस पर ग्रुप में डाल देंगे, सुबह रखेंगे लगभग, ये मान लो 11:30, सुबह क्या दोपहर हो जाएगी 11:30 बजे लगभग, जब 11th को छूटेगा उसके बाद। ठीक है, एटॉमिक मॉडल ऑफ, कल ही खत्म हो जाएगा। बस इसके बेस पे तीनों का एक्सप्लेनेशन है और कुछ डेफिनेशंस हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वगैरह की। ठीक है, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है? एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म आप जानते हैं, हर मटेरियल किससे मिलकर बना होता है? एटम से। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करते हैं।
अब इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा है, यानी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? करंट लूप की तरह। भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, चार्ज चल रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रही है। तो हर एटम एक करंट लूप की तरह बिहेव करता है। और आप जानते हैं करंट लूप में क्या होता है? दो पोल होते हैं, एक तरफ से अगर नॉर्थ है तो दूसरी तरफ से साउथ। समझ गए? यानी ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। करंट लूप का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल। नहीं समझे? अब इसके अंदर जो एम होता है, एम का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक, वो दो रीजन से होता है। इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है सेम अर्थ के मोशंस की तरह है। जैसे अर्थ सन के अराउंड क्या करती है? रिवोल्यूशन, और अपने एक्सिस पे रोटेशन, जिसको स्पिनिंग कहते हैं। अर्थ का तो मोशन जानते होगे, अर्थ जानते हो? अर्थ जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक। तो अर्थ जो है सन के अराउंड रिवोल्यूशन भी करती है और अपने एक्सिस पे रोटेशन, जिसको हम स्पिनिंग कह सकते हैं, ठीक है। सेम यही मोशन इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है? रोटेशन, यानी स्पिनिंग, ठीक है। तो ये जो ऐसे घूम रहा है इसे क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। और जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है इसे क्या कहते हैं? स्पिनिंग। स्पिनिंग। यहां तक कोई दिक्कत? किसी भी एटम में जो एम प्रोड्यूस होता है, एम का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, उनमें मोस्टली कंट्रीब्यूशन किसका होता है? स्पिनिंग का। रिवोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि रिवोल्यूशन की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है? स्पिनिंग पे। यानी जैसे स्पिनिंग ऐसे हो रही है तो रिवोल्यूशन ऐसे होगा। अगर स्पिनिंग मान लेते हैं क्लॉकवाइज होती तो रिवोल्यूशन भी क्लॉकवाइज। समझे? यानी ये ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? स्पिनिंग की डायरेक्शन में। और रिवोल्यूशन की जो स्पीड होती है वो भी किस पे डिपेंड करती है? स्पिनिंग पे। अगर स्पिनिंग धीरे धीरे हो रही है तो रिवोल्यूशन भी धीरे धीरे होगा। अगर स्पिनिंग तेजी से हो रही है तो रिवोल्यूशन भी तेजी से, ठीक है। यानी रिवोल्यूशन की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है? स्पिनिंग पे। रिवोल्यूशन की जो स्पीड है वो भी किस पर डिपेंड करती है? स्पिनिंग पे। यानी सब कुछ क्या है? स्पिनिंग। तो मेन कंट्रीब्यूशन किसका होता है? स्पिनिंग का। तो हमारा सारा ध्यान किस पे होता है? स्पिनिंग पे। नहीं समझ आया? लिखिए। each and every material consists of atoms, and in each atom there is a positively charged nucleus. There is a positively charged nucleus at the center, and negatively charged electrons revolve around the nucleus in different circular orbits. Full stop. Since moving electron is equivalent to electric current, therefore each atom behaves like a current loop, that is magnetic
डाइपोल, फुल स्टॉप। 10 each atom has a certain magnetic dipole moment, a certain magnetic dipole moment, ब्रैकेट में कैपिटल M वेक्टर। डायग्राम के लिए स्पेस बना ही लो, बस इसका 2 लाइनें और लिखनी है। बन गया? तो ये स्पिनिंग हो गई है। हाँ, इसका लिखिए। The magnetic dipole moment, the magnetic dipole moment, ब्रैकेट में कैपिटल M वेक्टर, produced in an atom is due to spinning motion of electron, is due to spinning को अंडरलाइन करें, spinning motion of electrons around the nucleus। क्या लिखा? द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस्ड इन एन एटम इज ड्यू टू, हाँ, ड्यू टू मोस्टली वर्ड और ड्यू टू मोस्टली spinning motion of electrons around the nucleus, comma, the contribution of revolutionary motion, the contribution of revolutionary motion of electrons around the nucleus is very small, is very small। ठीक है? तो देखिए, इस चैप्टर में अगर थ्योरी की बात की जाए तो एक तो छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं वो कुछ आती हैं, ठीक है, प्लस एक्सप्लेनेशन, तीनों में से किसी का एक्सप्लेनेशन किसके बेस पे? एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेट। ये सब में लिखना पड़ेगा आपको, बस इसमें कुछ है ही नहीं खास। एक्चुअल में स्टेट वे में CBSE में पूछा ही नहीं जाता, इसलिए हम कह रहे हैं थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? प्रॉब्लम्स की। पता तो चले कि किस कैसे क्या किस लैंग्वेज पूछते हैं, और प्रॉब्लम कोई करता नहीं। जैसे प्रॉब्लम कराना स्टार्ट करते हैं सब भाग जाते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम ज़्यादा जरूरी है, थ्योरी तो वही कॉपी पे लिखी है और वही पिछले वीडियोस में है, ठीक है?